हेलो स्टूडेंट, मैं एस.के. सिंह आप सभी छात्र एवं छात्राओं का केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम काम करेंगे फंडामेंटल से ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री का वर्क कर रहे हैं, जिसमें फंडामेंटल पार्ट 1 के बारे में काम किए थे। आज फंडामेंटल पार्ट 2 के बारे में स्टडी करेंगे और फंडामेंटल पार्ट 2 का लेक्चर फर्स्ट है। आज 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे फंडामेंटल पार्ट 2 को। मतलब केमिस्ट्री जस्ट 0 मान के स्टार्ट किए हैं। उसमें फंडामेंटल पार्ट 1 में एलिमेंट का स्टडी हम देखें। एलिमेंट का स्टडी दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के बारे में देखें और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में बात की थी। तो फंडामेंटल पार्ट 1 को फिनिशिंग किए थे। पार्ट 2 में लेक्चर फर्स्ट देखना है फंडामेंटल पार्ट 2। इसमें जो स्टडी करना है फंडामेंटल पार्ट 2 में, स्टडी ऑफ एन एटम। एटम का स्टडी करना है। इससे पहले हम एलिमेंट का स्टडी किए थे। आज हम एटम के बारे में स्टडी करेंगे। एटम का कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे तो डिटेल से पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के बारे में लंबा चौड़ा काम किया जाएगा, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं एटम के बारे में। पहला ए में प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में बात करें। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं एटम का। एटम के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहला तो कहेंगे एटम के बारे में। एटम ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। एटम हमारा ग्रीक वर्ड होता है, क्योंकि साइंस का मोस्ट ऑफ द वर्ड या तो ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है। एटम हमारा ग्रीक वर्ड है। ए और टम से मिलके बना था। डाल्टन साहब इसको बताने वाले थे, टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे डाल्टन साहब, जिन्होंने 2 अलग अलग टर्म को मिला के एटम बोला। ए और टम ये दोनों ग्रीक वर्ड था, इसी को कंबाइन किया, उसको कहा दिया एटम। एटम का अर्थ ही होता है, एटम मीन्स कैन नॉट बी divided into more than one part। एक से ज्यादा पार्ट में जिसको हम डिवाइडेड नहीं कर सकते, उस टर्म को हम कहते हैं एटम। शुरुआत में डाल्टन साहब इसी बातों को सोचते हुए एटम टर्म दिया था कि एटम वैसा कण है जिसको फर्दर हम एक से ज्यादा पार्ट में हम डिवाइडेड नहीं करते। लेकिन अब तो एटम को हम डिवाइडेड करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। पहले था एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मोर देन वन पार्ट। इसी को सोचते हुए डाल्टन साहब ने एटम टर्म दिया था। लेकिन अब एटम को तो हम डिवाइड करते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉनों, न्यूट्रॉनों, कई पार्ट में डिवीजन किया गया। लेकिन शुरुआत में जिस समय ये कण के बारे में बता रहे थे, उस कण वैसा कण था जिसको फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते। एटम के बारे में कहेंगे, एटम कहेंगे कंटेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टीज को रखता है एटम। कंटेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टीज रहता है।
एटम गिवन बाय एटम को देने वाले थे डाल्टन, गिवन बाय डाल्टन। एटम जो है कहेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का ये छोटा कण होता है एटम। चलिए एक बार फिर से देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। एटम के प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। एटम का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी दे रहे थे। सबसे पहला वर्ड के एटम जो हमारा ग्रीक वर्ड ए और टम से मिलकर बना है। ए मतलब नोट, टम मतलब डिविजिबल। एटम मीन्स ही होता है कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मोर देन वन पार्ट, जिसको एक से ज्यादा पार्ट में हम डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं, उस कण को कहा गया एटम। एटम कंटेन करता है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टीज कंटेन करता है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, और देने वाले साइंटिस्ट है कौन? डाल्टन साहब। चलिए अगला देखते हैं सेकेंड बी में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करें। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। देखो जी, एटम तो माइक्रो पार्टिकल है। मोस्ट ऑफ द माइक्रो पार्टिकल का शेप स्फेरिकल होता है। छोटा कण है, छोटा कण का शेप जनरली स्फेरिकल होता है, इसलिए एटम का भी शेप स्फेरिकल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करें तो कहेंगे एटम का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसका शेप स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट सर्कुलर पाथ होता है, जिस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या सेल कहते हैं, और इसी में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, जिस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो मोटा मोटी यही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का शेप स्फेरिकल होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट सर्कुलर पाथ था, जिस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या सेल कहते हैं, और इसी में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन। ऑलवेज ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव नहीं करता है, केवल इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसलिए मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, मूविंग प्रोटॉन और मूविंग न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए इसी को स्पष्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होता है, चलिए न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट सर्कुलर पाथ होता है। जैसे ये हमारा फर्स्ट सर्कुलर पाथ हुआ, ये सेकेंड सर्कुलर पाथ, ये थर्ड सर्कुलर पाथ हुआ, सो इसी तरह से ये फोर्थ सर्कुलर पाथ है। इस तरह का ये सर्कुलर पाथ होता है, यानी ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होता है, प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम P से इंडिकेट करते हैं
और न्यूट्रॉन को N से इंडिकेट करते हैं। इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड फॉर्म में आगे चल के कहा गया न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये हमारा सर्कुलर पाथ है, डिफरेंट सर्कुलर पाथ होता है। जिस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या सेल कहा गया। इसका मतलब इसी सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। ये सब सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो ये हमारा, इसको कहेंगे ये हमारा, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से देखना, एटम का सबसे बाहरी कक्षा जो होता है, एटम का सबसे बाहरी सेल, ये सेल है सबसे बाहरी, इस सेल को कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या इसी को और क्या कहते हैं? अल्टीमेट सेल, जिसको N से इंडिकेट करेंगे। इसी को और क्या कहेंगे? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VE कहते हैं। इसका मतलब सबसे बाहरी कक्षा जो एटम का होता है, सबसे बाहरी कक्षा जो एटम का होता है, उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। उसी का नाम होता है अल्टीमेट सेल। उसी को हम कहते हैं वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कौन सा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए, ये सेकेंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, दूसरा बाहरी कक्षा है, और इसका नाम कहा गया पेन अल्टीमेट सेल। इसका नाम होता है पेन अल्टीमेट सेल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N-1। अगर ये अल्टीमेट सेल है जिसको हम N से रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये सेकेंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जिसका नाम होता है पेन अल्टीमेट सेल। और ये थर्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जिसको हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट। चलिए, एंटी पेन अल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट सेल, जिसको इंडिकेट करेंगे N-2 से इंडिकेट करें। इसी को इंडिकेट करते हैं किससे? N-2 से। तो जरा देखो जी, दो पॉइंट के बारे में बात किए। पहला तो देखिए, 11th केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम फंडामेंटल पढ़ाते हैं, और फंडामेंटल पार्ट 1 का काम हो चुका है। फंडामेंटल पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं। फंडामेंटल पार्ट 2 में लेक्चर फर्स्ट आज वर्क करेंगे, जिसमें स्टडी ऑफ एन एटम। इससे पहले फंडामेंटल पार्ट 1 में बताए थे स्टडी ऑफ एलिमेंट, आज स्टडी ऑफ एन एटम। एटम के बारे में स्टडी करेंगे, एटम से कोरिलेटेड ढेर सारी बातें जानकारी लेंगे। देखो जी, स्टडी ऑफ एटम में सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम।
एटम के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेंगे। देखो जी, एटम टर्म डाल्टन साहब ने दिया था, एटम टर्म डाल्टन साहब ने दिया था, यानी गिवन बाय डाल्टन। और डाल्टन साहब ने एटम टर्म ग्रीक वर्ड से खोजा था। ग्रीक वर्ड ए और टर्म से मिलकर बनाया था एटम। ए मतलब नो, टर्म मतलब डिविजिबल। वैसा कण जिसको हम फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं, उसी कण को कहा दिया एटम। डाल्टन साहब ने कहा वैसा कण जिसको हम फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं, उसी कण को हम, उन्होंने कहा क्या कहा था, एटम कहा था। इसका मतलब एटम मीन्स ही होता है कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मोर देन वन पार्ट, एक से ज्यादा पार्ट में जिसे डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में तो यही सोच के नाम दिया गया था एटम का, उस कण का यही सोच के नाम दिया गया था कि अब इस कण को हम डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में एटम को हम डिवाइडेड किए, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला। इसका मतलब कि एटम को तो हम डिवाइडेड कर दिए, लेकिन नाम को उसको चेंज नहीं कर पाए। नाम वही रहेगा, नाम को चेंज नहीं कर पाए। एटम के बारे में कहेंगे कंटेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टीज रखता है, एटम एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टीज रखता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट का सबसे छोटा कण है। इसको गिवन बाय डाल्टन साहब। दूसरा देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो देखो जी, एटम का शेप स्फेरिकल होता है। एटम का शेप स्फेरिकल होता है, जिसके एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव बॉडी है। न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव बॉडी है, और इसमें कंटेन करता है, न्यूक्लियस में कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट सर्कुलर पाथ था, जिस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या सेल कहते हैं। ऑर्बिट या सेल कहते हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, इससे इस इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कुछ स्पेशल ऑर्बिट के बारे में बताए। देखो जी, एटम का सबसे बाहरी जो कक्षा होता है, सबसे बाहरी जो सेल होता है, उसको कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। उस ऑर्बिट का नाम होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसी का दूसरा नाम होता है अल्टीमेट सेल, और इसी का तीसरा नाम होता है वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम कहते हैं पेन अल्टीमेट सेल। फर्स्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है अल्टीमेट सेल, जिसको एन से इंडिकेट किए, और सेकेंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम कहते हैं पेनल्टीमेट सेल, जिसको n-1 से इंडिकेट करते हैं। ये तीसरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जिसका नाम है एंटी पेन अल्टीमेट सेल। इसको हम एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, इसके बारे में और डिटेल्स जानकारी देंगे। हो गया, चलिए ये तो बी था। सी में सेल और ऑर्बिट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी लेंगे। चलिए, सी में सेल एंड ऑर्बिट। सेल और ऑर्बिट है क्या, तो सिंपली भी हम कहेंगे सेल और ऑर्बिट के बारे में सर्कुलर पाथ, अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों जो सर्कुलर पाथ होता है, उसी को हम कहते हैं सेल और ऑर्बिट कहते हैं।
देखो जी, सेल और ऑर्बिट में थोड़ा सा अंतर है। सेल या ऑर्बिट में थोड़ा सा अंतर है। सेल जो है, पहला ऑर्बिट जिसको एन से इंडिकेट करते हैं, ऑर्बिट हमारा नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर होता है। और आपका सेल जो है अल्फाबेटिकल। नेचुरल नंबर, ये हमारा अल्फाबेटिकल लेटर होता है। देखो जी, ऑर्बिट के बारे में बात करें तो ये 1 2 3 4 5। अगर सेल के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये हमारा के सेल होगा, सेकेंड ऑर्बिट है तो एल हो गया, थर्ड ऑर्बिट है तो एम, फोर्थ है तो एन, फिफ्थ है तो ओ। तो यही होता है सेल और ऑर्बिट में अंतर। सेल को नेचुरल नंबर से इंडिकेट करते हैं, जबकि ऑर्बिट को नेचुरल नंबर से इंडिकेट करते हैं, जबकि सेल को अल्फाबेटिकल लेटर से इंडिकेट करते हैं। और स्टार्टिंग करते हैं के से और लगातार हो जाता है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो हमारा कौन सा सेल हो गया, के सेल। सेकेंड ऑर्बिट है तो के के बाद एल सेल हो गया, थर्ड ऑर्बिट है तो एम सेल, फोर्थ ऑर्बिट है तो एन सेल, और फिफ्थ ऑर्बिट है तो ओ सेल हो गया। तो यही है सेल और ऑर्बिट में अंतर। चलिए, कुछ पॉइंट ध्यान रखना कि किसी भी एटम में सर्कुलर पाथ की संख्या जो होती है वो इंफिनिटी होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एन एटम में बी इंफिनिटी। किसी भी एटम में ऑर्बिट की संख्या जो होता है वो इंफिनिटी होती है, अनंत हो सकता है, चाहे वो हाइड्रोजन एटम ही क्यों न हो। किसी भी एटम में ऑर्बिट की संख्या इंफिनिटी होती है, इसी बात को लिखेंगे, अनंत हो सकती है। नोट करके, मैक्सिमम नंबर of orbit in an atom may be infinity. May be infinity. Maximum number of orbit इन एन एटम में भी इंफिनिटी। किसी भी एटम ऑर्बिट की संख्या इंफिनिटी होती है, लेकिन कहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट maximum number of orbits in which electrons are present is 7. Maximum number of orbit in which electrons are present is 7. केवल 7 ही ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऐसे ऑर्बिट की संख्या इंफिनिटी होता है,
लेकिन मैक्सिमम ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस ऑर्बिट की संख्या केवल क्या है, 7 है। और ये भी ध्यान रखना, अगर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑर्बिट का वजूद है, इलेक्ट्रॉन नहीं तो ऑर्बिट नहीं। इससे ऑर्बिट इन्फिनिटी होता है, ये बात कोई 100% सत्य है कि ऑर्बिट की संख्या इन्फिनिटी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो उस ऑर्बिट को कंसीडर करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं तो ऑर्बिट को कंसीडर नहीं करेंगे। हम है तो पृथ्वी है, हम नहीं तो पृथ्वी कहां से। तो वही है, इलेक्ट्रॉन है तो उस ऑर्बिट का वजूद है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं तो उस ऑर्बिट का कोई वजूद नहीं। चलिए, तो ये ध्यान रखना। अगला डी नंबर में कर्नल के बारे में बात करें। कर्नल है क्या, तो कहेंगे कि यदि एटम, कोई एटम अगर अल्टीमेट सेल को लॉस करता है तो रिमेनिंग पार्ट जो बचता है उसी पार्ट को हम कर्नल कहते हैं। देखो जी, कर्नल रियल में केटायन का मॉडिफिकेशन फॉर्म है कर्नल। केटायन है क्या, तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो केटायन का फॉर्मेशन करता है। यानी मेटल अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो वहां से केटायन बनेगा, उसी केटायन को आगे चल के क्या कहा गया, कर्नल कहा गया। कर्नल कहेंगे किसको, तो कहेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ एन एटम एक्सेप्ट अल्टीमेट सेल। अल्टीमेट सेल को छोड़ के बाकी जो पार्ट एटम के पास है वो कहलाता है कौन सा, कर्नल कहलाता है। तो लिख लेते हैं कर्नल के बारे में। द रिमेनिंग पार्ट of an atom except ultimate cell is known as कर्नल। उसी को हम कर्नल कहते हैं। इसका मतलब क्या कि कर्नल के बारे में बात करें, कर्नल बराबर होगा एटम माइनस अल्टीमेट सेल। अगर एटम में से अल्टीमेट सेल को हटाएंगे तब कर्नल का फॉर्मेशन होता है। एटम में से अगर अल्टीमेट सेल को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, कर्नल का फॉर्मेशन होता है। चलिए पहले जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, तो और ढेर सारी बातें कर्नल के बारे में देखेंगे। हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इस सेशन, देखो जी मेटल के बारे में बात करें। मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, यहां से कैटायन का फॉर्मेशन करता है। अगर मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वहां से कैटायन बनेगा,
इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये अपने अल्टीमेट सेल को लॉस करता है। इसका मतलब अगर मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, दैट मीन्स लॉस ऑफ अल्टीमेट सेल, ये अल्टीमेट सेल को लॉस कर देता है। और अगर ये अल्टीमेट सेल को लॉस करेगा तब यही आपका करेगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो यहां से लॉस अल्टीमेट सेल, ये अल्टीमेट सेल को लॉस कर देता है, तब यही आगे चल के ये केटायन को ही कहते हैं कर्नल कहते हैं। यही केटायन क्या कहलाता है? कर्नल कहलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से, एल्युमिनियम के बारे में बात करें। एल्युमिनियम के पास एटॉमिक नंबर, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अभी 13 इलेक्ट्रॉन है। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एल्युमिनियम का तो बताए थे 2 8 3। इसका मतलब ये हमारा हो गया के सेल, ये के, ये एल और ये एम, यानी ये कौन सा सेल है आपका? तो कहेंगे ये अल्टीमेट सेल है। अगर एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसका मतलब एल्युमिनियम पे अब प्लस चार्ज कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 13 माइनस 3 10, यानी आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आपका तो ये हो जाएगा 2 और 8, 2 8 यानी के और एल, यानी यहाँ पे अल्टीमेट सेल है एम, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेट सेल क्या है? रिमूव हो गया। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण ये अपने अल्टीमेट सेल को, ये अपने अल्टीमेट सेल को रिमूव कर दिया गया। जब ये अपना अल्टीमेट सेल को रिमूव करेगा तो यहां से जो केटायन बनता है, यही केटायन क्या कहलाता है? कर्नल। यानी एल्युमिनियम 3+ हमारा क्या कहलाएगा? आगे चल के इसी को हम कहते हैं कर्नल कहते हैं, एल्युमिनियम 3+ कर्नल। देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल जा देखते हैं। कैल्शियम के बारे में बात करें। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? तो 2 8 8 2, ये ना होता है। इसका मतलब ये हो गया के, ये एल, ये एम और ये एन सेल हो गया। नहीं दिखाई दे रहा, देखो अब दिखाई दे रहा। चलिए, तो ये हो गया के एल एम, यानी ये हमारा सेल क्या कहलाएगा? ये अल्टीमेट सेल कहलाएगा। अब अगर ये कैल्शियम से कर्नल का फॉर्मेशन करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका मतलब एन सेल इसका लॉस हो जाता है, यानी अल्टीमेट सेल ही लॉस हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 20 माइनस 2, ये तो 18 हो गया। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 8, यानी के एल एम, एम सेल है, यानी आपका एन सेल यहाँ पे नहीं है। यानी ओवरऑल ये ध्यान रखना है कि मेटल जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो लॉस कर देता है अल्टीमेट सेल को,
और अल्टीमेट सेल को जब लॉस करता है एटम, तो रिमेनिंग जो पार्ट बचता है उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। इसका मतलब केटायन का ही मॉडिफिकेशन फॉर्म होता है कर्नल। तो सिंपली ये ध्यान रखना कि केटायन को ही कर्नल कहते हैं। मेटल जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो अल्टीमेट सेल को लॉस कर देता है, वहां से केटायन का फॉर्मेशन करता है, वही केटायन आगे चल के क्या कहलाता है, कर्नल कहलाता है। चलिए अगला जो देखते हैं, इसका मतलब अभी तक में देखे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में देखे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखे, तीसरा सेल एंड ऑर्बिट के बारे में देखेंगे, चौथा कर्नल के बारे में देखें। अब पांचवा ई में कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन है क्या? देखो प्रकाश दीपक प्रकाश सॉरी प्रकाश दीप है। अल्टीमेट सेल में जो इलेक्ट्रॉन का अल्टीमेट सेल में जो इलेक्ट्रॉन, उसका नाम क्या होगा? तो अल्टीमेट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाम तो हम बताए थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये तो पिछले क्लास में बताए थे। सेकंड फिर प्रकाशदीप कह रहे हैं क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वैलेंसी आपका कहलाएगा। तो ये तो आपका होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बराबर होता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बराबर नहीं होता है। नॉन मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का मान इक्वल नहीं होता। तो यही कह रहे थे कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। कोर इलेक्ट्रॉन है क्या? अल्टीमेट सेल को अगर रिमूव करते हैं तो वहां से कर्नल का फॉर्मेशन करता है। और कहेंगे कि सिंपली वे में कि अगर एटम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए, प्रकाशदीप आप ही का क्वेश्चन को ये डिस्कस कर रहे हैं कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर किसी एटम में से अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो उसके बाद जो रेस्ट पार्ट बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन होता है एटम के पास, उसी इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom except valence electron is known as कोर इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसका मतलब यहां से कोर इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, अगर कोर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहेंगे एटॉमिक नंबर माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर एटॉमिक नंबर में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो वहां से जो बचता है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन है। या फिर ये भी कह सकते हैं कर्नल के पास जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन होता है। या कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
present in kernel is known as, उसको भी हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। या तो कर्नल के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कर्नल अल्टीमेट सेल को लॉस करने के बाद जो बनता है वो कर्नल है, और अल्टीमेट सेल को लॉस करना मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देना है, और वो इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर देगा, दैट मीन्स अल्टीमेट सेल को लॉस किया, और अल्टीमेट सेल को लॉस करेगा तो वो कर्नल कहलाएगा, और कर्नल के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल्स इसको और स्पष्ट करते हैं कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे एग्जाम्पल में देखो ध्यान से, नाइट्रोजन के बारे में बात करें, एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है? 7। अगर कन्फिगरेशन लिखेंगे नाइट्रोजन का तो कहेंगे 2 और 5। कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2 और 5। इसका मतलब ये जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही ना है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर कोर इलेक्ट्रॉन निकालना है, शॉर्ट फॉर्म कहेंगे CE, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटाना। एटॉमिक नंबर तो दिया है 7 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ये क्या होगा? 2 होगा। जैसे दूसरा देखो, दूसरा लेते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम के बारे में बात करें। मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो एटॉमिक नंबर होता है इसका, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। अगर कन्फिगरेशन देखेंगे इसका तो मैग्नीशियम को लिखेंगे 282। अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है? तो कहेंगे ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 2 है। अगर कोर इलेक्ट्रॉन निकालना है, कोर इलेक्ट्रॉन CE, कोर इलेक्ट्रॉन अगर कैलकुलेट करना है तो क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर 12 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका तो 10 हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन 10। जैसे तीसरा देखो, पोटासियम के बारे में बात करें। पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 90। पोटासियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 90। इसका मतलब कन्फिगरेशन अगर लिखेंगे तो 2881, यानी इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया 1। कोर इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, एटॉमिक नंबर माइनस क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो 89। तो इस तरह से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया। चलिए, तो ये आपका कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि फंडामेंटल पार्ट सेकेंड में 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस किए। पहला तो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में बताएं, दूसरा हम बताए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में चर्चा किए, तीसरा आपका सेल एंड ऑर्बिट के बारे में जानकारी दिए, चौथा आपका कर्नल के बारे में बताए, और पांचवा कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए। चलिए ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में देखेंगे।
अच्छा, कोर इलेक्ट्रॉन में फिर से डाउट है तो एक बार फिर से देख लो। कोर इलेक्ट्रॉन, देखो जी, कोर इलेक्ट्रॉन इसी के बारे में बता रहे हैं, करें कि जो काम नहीं करता है। एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन काम करने वाला होता है, जो इलेक्ट्रॉन काम करने वाला होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो काम नहीं करता है, केवल उसका काम है सर्कुलर पाथ पे मूव करना, उसी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कोर इलेक्ट्रॉन जनरली इनर्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनर साइज होता है। कोर नहीं देखते कि पृथ्वी का कोर जो अंदर की ओर होगा, बाहर की ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कंक्लूजन यही है, देखो कंक्लूजन मतलब एटम में दो तरह का इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिएगा, कुछ स्टूडेंट को कोर इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूजन हुआ था। तो एटम में दो तरह का इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कुछ होता है आपका कोर इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मिलाएंगे वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कोर इलेक्ट्रॉन को मिलाएंगे तो वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आगे चल के दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ होते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कुछ हमारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, कुछ हमारा कौन सा है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कुछ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और कुछ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में कहेंगे रिवॉल्विंग या फिर कोर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इनर्ट इलेक्ट्रॉन जनरली। कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसका मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब सारा खेल जो है आपका अल्टीमेट सेल के पास होता है। यानी पेनल्टीमेट सेल और एंटी पेनल्टीमेट सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, कोर इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि अल्टीमेट सेल के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी फर्दर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये इक्वल टू वैलेंसी, ये वैलेंसी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो ये वैलेंसी के बराबर होता है। जबकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो लोन पेयर, ये सब आगे चर्चा करेंगे, लोन पेयर बराबर होगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बटे क्या हो जाएगा 2। या फिर लोन पेयर निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंसी बटे क्या होता है 2। और इसके लिए तो आप जानते हैं कोर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है, कोर इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
एटॉमिक नंबर में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे कोर इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंसी बटे 2, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, तो वैलेंसी के बराबर होता है। जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कर्नल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कर्नल आपका कर्नल में इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के पास कर्नल में जो है आपका 10 इलेक्ट्रॉन होगा। 3 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा, जब देखो एल्युमिनियम में एक स्टूडेंट पूछा है कि सर एल्युमिनियम में बताइए क्या होता है। देखो एल्युमिनियम के बारे में, यानी ये सारे के लिए ये यूज नहीं करना है, ये तो कुछ आपका स्पेशल एलिमेंट के लिए, यानी 1 to 20 तक एलिमेंट के लिए जनरली ये सब यूज करते हैं। इसके आगे तो धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट ब्रॉडली पढ़ेंगे, अभी तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़े नहीं। मतलब 1 to 20 एलिमेंट के लिए जनरली ये सब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि सर एल्युमिनियम के लिए हमको बताइए। देखो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एल्युमिनियम का, इसका मतलब 13 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13 लिखेंगे कितना 283, यही ना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम हो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसका मतलब वैलेंसी हमारा क्या होगा 3 होगा, वैलेंसी 3 हुआ। चलिए अब यहां पे कहेंगे एल्युमिनियम के पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा 3। लोन पेयर अगर निकालना है एल्युमिनियम में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंसी बटे क्या होता है 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 है, वैलेंसी भी 3 है, बाय 2 क्या हो जाएगा 0। एल्युमिनियम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है 0। अगर कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 13 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10। इस तरह से काम किया जाता है। सेकेंड, देखो अगर कहा जाए, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन के बारे में बात करें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8। कन्फिगरेशन अगर लिखेंगे ऑक्सीजन का 2 और 6, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा 6। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अगर बड़ा होता है तो इसके लिए वैलेंसी का फॉर्मूला था, वैलेंसी बराबर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2। वैलेंसी 2 है, यानी यहां से हम ये कह सकते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंसी आपका 2 है, यानी 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर खोजते हैं इसमें, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसका फार्मूला दिए थे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंसी बटे क्या होता है 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है, माइनस वैलेंसी कितना है तो 2 बटे 2, इसका मतलब ये तो हो जाएगा 2। इसका मतलब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है। अगर कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो कहेंगे एटॉमिक नंबर माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर आपका 8 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका मतलब इसमें 2 कोर इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो ये आपका
कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये ऑलवेज ध्यान रखना 1 to 20 तक ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसके आगे आपका केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में और लंबा चौड़ा काम करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। तो आज का क्लास यहीं रहने दो, अगले क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे, ठीक है। हमारा तो जूम ऐप पे भी काम होता है, अगला जो वीडियो आएगा वो जूम ऐप पे आएगा, लेक्चर सेकेंड, फंडामेंटल लेक्चर सेकेंड जो है जूम ऐप पे आपका वर्किंग करेंगे। तो रहने दीजिए आज की क्लास यहीं पर, अगले क्लास में इससे आगे काम करेंगे।